फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गाइडेंस चैप्टर नंबर 75 एंडोक्राइनोलॉजी। इससे पहले मैंने सीएनएस स्पेशल सेंसिस पे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। आज से ऑनवर्ड मैं एंडोक्राइनोलॉजी के लेक्चर्स गाइडेंस का सीक्वेंस फॉलो करते हुए गाइडेंस से सारा पढ़ाऊंगा आपको। होप यू विल एंजॉय। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 75 में हम देखेंगे एंडोक्राइनोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो एंडोक्राइनोलॉजी होती क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली एसोसिएटेड होती है विद द केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब हमें पता है कि ह्यूमन में जो है दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन हमने देखी थी जब मैंने आपको सीएनएस पढ़ाया। अब इसमें हम देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन होती क्या है? इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस कुछ प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। लेट्स सपोज आप मिसाल डिस्कस करें कि ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन है। ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है कि पेंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन आके सर्कुलेशन में आता है, सर्कुलेशन से ट्रैवल करता हुआ कहाँ पे जाता है? टिश्यूज़ के पास जाता है, लोकल टिश्यूज़ के पास। इन पे जाके ये एक्ट करता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है ताकि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाए। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू बॉडी के एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। और जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ हुआ है जिसने टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है, इसको कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स। तो अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि केमिकल मैसेंजर जो ये सब्सटेंस यूज़ हुआ है केमिकल मैसेंजर, ये इसकी नेचर क्या हो सकती है, कितनी तरह का हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं केमिकल मैसेंजर्स की क्लासिफिकेशन की, कि ये जो केमिकल सब्सटेंस जिसने डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू बॉडी को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट किया है, ठीक है, ये कितनी तरह का हो सकता है। नंबर 1 पहले ये हो सकता है कोई भी एंडोक्राइन हार्मोन हो सकता है। एंडोक्राइन हार्मोन हो सकता है। अब एंडोक्राइन हार्मोन में आपको जब ये सारी एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाऊंगा तो हम डिफरेंट हार्मोन डिस्कस करेंगे। आपको पता है इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह, ये ऐसा कोई हो सकता है केमिकल मैसेंजर। या दूसरे नंबर पे ये क्या हो सकता है? कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस नॉलेज से आपको पता होगा। केमिकल सब्सटेंसेज रिलीज एट द एक्सॉन एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन्स, ये हो सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जो नई है, जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, वो क्या है? यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो केमिकल मैसेंजर है ये ऑटोक्राइन भी हो सकता है। ये ऑटोक्राइन क्या चीज़ होती है? अब होता ये है कि लेट्स सपोज ये हमारी है सर्कुलेशन, ठीक है, यहाँ पे कोई सेल पड़ा हुआ है, इस सेल ने कोई केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस किया। ये केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होने के बाद एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में गया है ये सारा, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में रिलीज़ होने के बाद ये बैक इसी ही सेल्स के ऊपर एक्ट किया जिसने इसको रिलीज़ किया था। तो इसको कहते हैं ऑटोक्राइन। ऑटो से नाम से ज़ाहिर है इट सेल्फ, यानी जिस सेल ने प्रोड्यूस किया उसी के ऊपर एक्ट करेगा। अगर ये इस तरह एक्ट कर रहा है केमिकल सब्सटेंस तो इसको क्या कहेंगे? इस केमिकल मैसेंजर को ऑटोक्राइन कहेंगे। इसके बाद ये क्या हो सकता है? पैराक्राइन भी हो सकता है। पैराक्राइन क्या होता है अब आपको ये बताता हूँ। अब पैराक्राइन ये होता है कि लेट्स सपोज ये जो है बॉडी का कोई सेल है, ये बॉडी के डिफरेंट सेल्स पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है। इस सेल्स ने कोई केमिकल सब्सटेंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज़ किया। ये जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ हुआ है तो अब ये जाके क्या कर रहा है? लोकली इर्द गिर्द के सेल्स हैं उनके ऊपर एक्ट कर रहा है, यानी कि प्रोड्यूस इस सेल ने किया था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू दूसरे नेबरिंग सेल्स पे एक्ट कर रहा है। तो इसलिए पैरा मतलब नेबरिंग, तो नेबरिंग सेल्स के पर एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? अब इस तरह का अगर कोई केमिकल मैसेंजर होगा तो इसको कहेंगे पैराक्राइन। पैराक्राइन हो सकता है। 4 तरह का केमिकल मैसेंजर देखा, और किस तरह का हो सकता है? और ये हो सकता है न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन। अब ये आपके लिए बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 वर्ड है इसमें मुश्तमिल, न्यूरो और एंडोक्राइन। अब इसका मतलब क्या है कि जब केमिकल मैसेंजर इस तरह का हो कि एंडोक्राइन से ज़ाहिर ये होता है कि ये कोई ना कोई हार्मोन होगा, और न्यूरो यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है? इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक्सॉन एंडिंग इसको रिलीज़ करेगी। होता क्या है कि हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स पड़े हुए होते हैं इस तरह करके। इन सेल्स को क्या नाम दिया जाता है? इन सेल्स को कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं? इनके जो एक्सॉन्स होते हैं ना, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्सॉन्स के थ्रू एक्सॉन एंडिंग में जाते हैं और जाके कहाँ पे रिलीज़ होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज़ होते हैं। और आपको पता है कि ये वही बात मैंने आपको बताई कि न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हाइपोथैलेमस में बनाएंगे और अपनी एक्सॉन एंडिंग में इसको स्टोर कर लेंगे। एक्सॉन एंडिंग आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इन केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करेंगी। अब क्योंकि बना कौन रहे हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। और रिलीज़ कहाँ से हो रहे हैं? एक्सॉन एंडिंग से। कहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। है हार्मोन है, रिलीज़ एक्सॉन एंडिंग से हो रहे हैं, इसलिए इनको न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स कहते हैं। ये कौन से हो सकते हैं? आपको पहले भी पता होगा, ADH, ऑक्सीटोसिन वगैरह। ये पता है कि ये कहाँ पे बनते हैं? हाइपोथैलेमस में। और स्टोर कहाँ पे होते हैं? आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जब कभी केमिकल स्टिमुलस आता है, कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसकी वजह से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं। तो अगर कोई भी केमिकल
मैसेंजर जो है, जो इंटरकनेक्ट करा रहा है, इस तरह का होगा कि वो एक्सॉन एंटीजन रिलीज़ करेंगी, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन। और न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन में क्या एग्जांपल आ सकती है कि जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज़ करता है वो आके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहे होते हैं, इसको रेगुलेट करें सिक्रीशन को, उसको कहते हैं हाइपोफिजियोट्रोपिक हार्मोन्स। इन हाइपोफिजियोट्रोपिक हार्मोन सारे के सारे क्या होते हैं, ये न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन ही होते हैं। अच्छा जी, अब 6 कैटेगरी केमिकल मैसेंजर्स की क्या हो सकती है कि न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन होने के अलावा क्या हो सकते हैं, ये साइटोकाइंस हो सकते हैं। साइटोकाइंस आपने फर्स्ट ईयर में भी सुना होगा, सेकंड ईयर में भी हम आगे भी पढ़ेंगे साइटोकाइंस होते क्या हैं। असल में ये आपने याद रखना है बात कि ये पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल सिक्रीट करते हैं कुछ पेप्टाइड्स को। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स में 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। या तो ये होगा लेप्टिन, लेप्टिन हार्मोन आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, बायोकेमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। लेप्टिन इसकी कैटेगरी में लाई करता है। लिम्फोकाइंस हो सकते हैं जो कि टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, लिम्फोकाइंस हो सकते हैं, लेप्टिन्स हो सकते हैं, या इसके अलावा क्या हो सकता है। अच्छा, साइटोकाइंस की तीसरी एग्जांपल में क्या हो सकते हैं, इंटरल्यूकेंस हो सकते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकेंस रिलीज़ करते हैं। तो ये असल में होते हैं क्या, पेप्टाइड्स होते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं, लेप्टिन हो सकते हैं, लिम्फोकाइंस हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, इंटरल्यूकेंस हो सकते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि लेप्टिन्स को कभी कभी एडिपोकाइंस भी कहते हैं, क्योंकि एडिपोसाइट्स जो है इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। अब आपको मैं बुक से भी बता दूं कि हमने अभी तक क्या कवर कर लिया। ये सारा केमिकल मैसेंजर सिस्टम है। ये जो क्लासिफिकेशंस हैं ये मैंने आपको बताया कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर हो सकते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन वगैरह ये सब लिखे हुए हैं। अब इस पैराग्राफ में इतना कुछ खास नहीं लिखा हुआ, बस सिंपल सा लिखा हुआ है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, इनको ट्रैवल कैसे करते हैं, ये ब्लड के थ्रू करते हैं डेफिनेटली। और उसके अलावा कुछ हार्मोन्स ऑल ओवर द बॉडी एक्ट करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, और कुछ हार्मोन के स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं, बाकी जितने भी हार्मोन्स होते हैं। और उसके अलावा ये कि अगर हार्मोन्स ना हो तो बॉडी कोऑर्डिनेट फॉर्म में वर्क नहीं कर सकती। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो तो ग्रोथ नहीं होती, थायरॉक्सिन ना हो तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो है वो बीएमआर जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो रेगुलेट नहीं हो सकता, जो इसको इंक्रीज थायरॉक्सिन ही करता है। तो ये सारा लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि केमिकल स्ट्रक्चर सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स जो हैं इनकी बात करते हैं। पार्टिकुलरली हम आ जाते हैं हार्मोन्स की तरफ कि हार्मोन्स की नेचर क्या हो सकती है, किस किस तरह के हार्मोन्स हो सकते हैं। हार्मोन्स या तो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड डेरिवेटिव हो सकते हैं। इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, पी से आपने याद रखना है, पी फॉर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। और पी से ही आपने याद रखना है कि जितने भी हार्मोन पी उन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं जिनके नाम पी से स्टार्ट होते हैं, वो सारे क्या होंगे, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। जैसे कि पेंक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज होते हैं, इसका नाम पी से स्टार्ट होता है, तो ये प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इससे रिलीज होने वाले हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड होंगे। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम पी से स्टार्ट होता है। इस एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जितने हार्मोन्स होंगे वो सारे क्या होंगे, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होंगे। इसी तरीके से जो है पैराथायराइड, इसका नाम भी पी से स्टार्ट होता है। पैराथायराइड हार्मोन भी प्रोटीन डेरिवेटिव भी है, ठीक है। इसके बाद दूसरे हार्मोन जो हैं वो कौन सी कैटेगरी हो सकती है, वो होती है स्टीरॉयड हार्मोन। अब स्टीरॉयड हार्मोन आपको पता है कि कहाँ से रिलीज हो सकते हैं, किन किन ग्लैंड की सिक्रीशंस होती है स्टीरॉयड हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स। यहाँ से कौन कौन से रिलीज होते हैं, एल्डोस्टेरोन एंड कार्टिसोल, आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ही स्टीरॉयड डेरिवेटिव। इसी तरह ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, वो भी स्टीरॉयड डेरिवेटिव है। प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, वो भी स्टीरॉयड डेरिवेटिव है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, वो भी स्टीरॉयड डेरिवेटिव है। अच्छा, अब तीसरी कैटेगरी में हार्मोन्स किस तरह के हो सकते हैं कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं। अब अमाइनो एसिड किससे बनते हैं, ज़्यादातर ये टायरोसिन से बनते हैं। कौन से बनते हैं, थायरॉक्सिन T3 बनता है, ये भी हम देखेंगे इसकी सिंथेसिस जब मैं आपको ये सारा पढ़ाऊंगा। उसके अलावा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन नेक्स्ट चैप्टर्स में जब हम सिंथेसिस देखेंगे, ईच हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, सारा कुछ मैं उसमें आपको सिंथेसिस में सारा कुछ बताऊंगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक नोट है, आपने वो बात याद रखना है कि अभी तक जितनी हमने कैटेगरी देखी कि हार्मोन या तो अमाइनो एसिड होंगे डेरिवेटिव, या पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स हो सकते हैं, या स्टीरॉयड हो सकते हैं। तो अभी तक हमने कोई ऐसा हार्मोन नहीं देखा जो कि पॉलीसेकेराइड या न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव हो। तो ये वाइवा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कोई पॉलीसेकेराइड डेरिवेटिव हार्मोन बताएं, तो आप बताएंगे कि ये कोई पॉलीसेकेराइड या न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कोई नहीं होता। तो अब मैं रिव्यू कर देता हूँ कि जो सारा कुछ हमने पढ़ा कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल मैसेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट आपस में कनेक्ट करते हैं। केमिकल मैसेंजर्स की टाइप्स क्या क्या थी, क्लासिफिकेशन क्या थी, मैंने आपको बताया कि ये न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन हो सकते हैं, ये एंडोक्राइन हार्मोन हो सकते हैं, ये साइटोकाइंस हो सकते हैं, ऑटोक्राइन हो सकते हैं, पैराक्राइन हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी, जो मैंने आपको साइटोकाइंस बताए थे वो ऑटोक्राइन भी हो सकते हैं और पैराक्राइन दोनों हो सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और उसके अलावा ये आपस में इसके बगैर जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट नहीं हो सकती। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स की नेचर क्या हो सकती है, या तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, पॉलीपेप्टाइड डेरिवेटिव या स्टीरॉयड हो सकते हैं। और पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव कोई हार्मोन नहीं होता। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।